अब जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जिसका खास तौर पर आपने ख्याल रखना है कि इंटरव्यू जब आप दे रहे हों तो उसमें ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना और एक्साइटमेंट कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा भी ना हो कि आप उदास परेशान, चूंकि जिस घड़ी आप उदास और परेशान लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्यूरियस और कंसर्न्ड लगना शुरू हो जाते हैं, और जब आप क्यूरियस और कंसर्न्ड लगना शुरू होते हैं तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि आपका इंटरव्यूवर जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई उसका इम्पैक्ट पड़ता है या उससे कोई ना कोई वो मतलब लेना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट का मुजाहरा करते हैं तो जाहिर है उसका भी वो कोई ना कोई मतलब लेता है। तो आपको जिस चीज़ को ख़ास तौर पर जहन में रखना चाहिए वो यही है। दूसरी बात यह कि जब आप अपने इंटरव्यू वाली कुर्सी के ऊपर बैठते हैं और अगर कहीं वो कुर्सी रिवॉल्विंग हो तो आप उस वक्त कोशिश करें कि आपकी कुर्सी जो रिवॉल्विंग कुर्सी है वो बार बार हमें रिवॉल्व करती नज़र ना आए, कि आप जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए और आप कभी इधर कुर्सी को घुमा रहे हैं, कभी इधर कुर्सी को घुमा रहे हैं, कभी पीछे की तरफ जा रहे हैं, कभी आगे की तरफ आ रहे हैं। वो भी ज़ाहिर है आपको नहीं करना चाहिए। आप ज़रा, जिसने मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि आप सिट स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आपकी कमर और कुर्सी की कमर में फ़र्क ना पड़े, चूँकि जितना उसमें फ़र्क होगा उतना आपकी कमर को फ़र्क पड़ेगा और वैसे आपके मार्क्स को भी पड़ता है, चूँकि पोस्चर उस तरह का नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि बात करते हुए अगर उर्दू ज़बान में, अपनी ज़बान में आप लोग करते हैं तो वो अंग्रेज़ी में भी होगा, और अगर आप उर्दू में नहीं करते और अंग्रेज़ी में जाके वो करना चाहते हैं तो फिर तो साहब बहुत बुरा लगेगा। चूँकि देखिए, हम जब भी किसी को सुनने जाते हैं, कोई भी जब हम उसे सुनने जाते हैं, हमें उसकी बात अच्छी लगती है जिसकी बात में तरतीब हो, हुस्न तरतीब हो, जिसकी बात में पॉजेस कम अज़ कम हो, हमें उन्हीं को सुनना अच्छा लगता है। और अगर कोई बात में बात सोचने के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ़ा लेगा तो सुनने वाला उससे क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, और समटाइम तो उसके अंदर एक अजीब सी एजिटेशन भी आ जाती है। आप उससे बच भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बात आप सबसे अर्ज़ करूँगा कि जो इंटरव्यूवर होता है, जिसको सही इंटरव्यूवर कहते हैं, वो हमेशा एक काम करता है कि वो जिसका इंटरव्यू ले रहा होता है उसे एट ईज़ और एट पीस रखता है। यानी वो इतना डरावना नहीं बन के बैठता कि आने वाला उससे डर जाए, लेकिन फिर भी हम लोग नर्वस होते हैं। मैं उस वक्त सवाल लोगों से कर रहा था कि आप नर्वस हैं, हालांकि ये सवाल करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने इसलिए वो सवाल किया कि मैं उसके ऊपर राय कायम कर सकूं। चूंकि अगर किसी को कह देना आप नर्वस हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं वो कहाँ से नर्वस लगा, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जो उसने कहना होता है। कुछ लोग थे जो कहते थे कि हाँ जी हम नर्वस हो रहे हैं, कुछ ने कहा नहीं हम ठीक हैं। अब आप लोगों का इंटरव्यू के लिए जब भी जाना है, आपका नर्वस होना इसलिए होता है कि चूंकि आपने इंटरव्यूज के मुताबिक जितना कुछ सुन पढ़ रखा है उसमें नर्वसनेस होती है। सब कहते हैं भाई नर्वस होता है बंदा, नर्वस होता है बंदा, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये बात रह जाती है। और जब आप तैयार हो रहे होते हैं, घर से निकल रहे होते हैं, तब से आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं चल रहा होता है आपके दिमाग में। दो चीजें होती है, एक है इंफॉर्मेशन, वो ज़ाहिर है आपको पता होगी तो आप देंगे, और दूसरा क्या है उस इंफॉर्मेशन को देना कैसे। इसके अलावा इंटरव्यू क्या होता है? इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारे यहां ज्यादातर जो इंटरव्यूज का मकसद समझा जाता है वो ये है कि किसी को बैठ के उसका मजाक उड़ाना, किसी को बैठ के उसको बेइज्जत करना, या ना रखने के लिए सवाल पूछना। जब ये दो तीन चीजें हमारे जहन में होती हैं कि जनाब इंटरव्यू का तो यही मकसद होता है, तो उसके नताइज फिर क्या निकलते हैं कि जो तैयार होकर जाता है वो कॉन्शियस और अलर्ट होता है, और जो तैयारी करके इंटरव्यू की, नॉर्मली तो लोग तैयारी नहीं करके बैठते जिन्होंने इंटरव्यू लेना होता है, लेकिन अगर वो तैयारी करके भी बैठे हो इंटरव्यू की तो उनका मकसद फिर वहीं जाकर वही हो जाता है। आप जब कभी भी इंटरव्यू देने जाएं, ये जिंदगी का उसूल बनाइएगा, कहीं भी दुनिया में इंटरव्यू देने चले जाएं, आप एक बात जहन में रख लें कि अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। 3 दफा साथ वाले को बताइएगा।
आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके नौकरी मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। चूंकि जो हमारे ट्रू कलर्स हैं, जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारी ज़ात से जुड़ी खूबसूरती है, जो हमारे इल्म से जुड़ी खूबसूरती है, वो तभी उन तक हम पहुंचा पाएंगे जब हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होंगे। फिर हम आराम से बगैर खौफ के, चूंकि उन्होंने पूछा, हमने बता दिया, और किस बात का नहीं इल्म, तो मानिए कि हमें उस बात का नहीं इल्म है कि साहब इसका मुझे पता नहीं है, हाँ मैं इसकी अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसके ऊपर ज़रूर पढ़ूंगा, इसका इल्म हासिल करूंगा, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, एंड दैट्स इट। और उसकी ज़्यादा वजाहत भी नहीं। जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करना शुरू कर देते चीज़ों को, वो भी खामखा फंस जाते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। आपका उस दिन अच्छा दिखना अच्छी बात है, और क्या सिर्फ उसी तरह अच्छा लगना है? अच्छा तो वैसे भी लगना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगना अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है, और वो तो हमें हर वक्त लगना चाहिए। अब खुद देख लीजिए, जब आप अच्छे लग रहे होते खामखा का कॉन्फिडेंस आया हुआ होता है। जब आप अच्छे लग रहे होते तो क्यों ना लगे? और फिर जब आप लोग खास तौर पर रंगों के इंतखाब की तरफ जाएं, जो कि मेरा आपके साथ सेशन इन चीज़ों पे नहीं हुआ, ये जो ग्रूमिंग से मुताल्लिक ये वाली चीज़ें होती हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, लेकिन एक चीज़ का तो सबको पता है कि जब आप रंगों के इंतखाब की तरफ जाएं तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप रंग वो पहने जो आप पर सूट करते हैं, और आप पर सूट करने के लिए इर्द गिर्द के 4-5 मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोगों का ये कहना ज़रूरी है कि ये आप पे अच्छा लग रहा है। उन लोगों का नहीं जो खुशामदी होते हैं या जो दिल रखने के लिए बोल देते हैं। वो लोग, अब देखिए ना, माँ का चांद कौन नहीं होता? सारे माँ के चांद हैं, चांदनियाँ भी हैं, चांदनियाँ भी हैं, चांदनियाँ भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका अच्छा दिखना आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो आप कपड़े पहनते हो, जो आपका लिबास लिबादा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म नज़र आनी चाहिए। आप अगर जीन्स टी शर्ट उस तरह की पहनते हैं जो 8वीं-10वीं का बच्चा पहनते है एकेडमी जाने के लिए, और आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ये नहीं अच्छा लगता। कुछ तो फर्क पता चलना चाहिए ना। और ये फर्क कैसे पता चलेगा? जब आप उसको उसी तर्ज पर देखने करने की कोशिश करेंगे। कैजुअल भी लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन कैजुअल में इस हद तक तो इनफॉर्मल नहीं लगना चाहिए ना कि लगे जैसे आपको फिक्र ही नहीं आप कहां जा रहे हैं। और नॉर्मली आप अगर उठा के देख लें तो जो प्लेन शर्ट्स हैं, नॉर्मली फॉर्मल ड्रेसिंग में प्लेन शर्ट्स आते हैं, हो सकता है हो, लेकिन मैंने कभी चेक को फॉर्मल ड्रेस में नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। हो सकता हो जो चेक शर्ट्स होते हैं या उस तरह की पैंट्स होती हैं, यू कैन नॉट। इसी तरह आपने जूते पहने हुए हैं, फॉर्मल होने चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होने चाहिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड कि समटाइम ये होता है कि पाँव आपका कोई इशू है जिसकी वजह से आपको वो जूता पहनना शुरू पड़ गया जो उसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ताकि आपको कोई पेन वेन उसके हवाले से ना हो। आई अंडरस्टैंड दिस। वो रोज़ तो नहीं होगा ना, वो कभी कभी कभार होता है, उसका आप ध्यान कर सकते हैं। फिर यह है कि आप स्माइल को वेयर करते हैं चेहरे पर, स्माइल होनी चाहिए चेहरे के ऊपर, और स्माइल की भी जिन्हें आदत होती है उनकी उस दिन स्माइल नेचुरल होती है, और जो उस दिन स्माइल की कोशिश कर रहे होते हैं उनको देख के कम से कम स्माइल नहीं आती है। आप ये काम भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और अगर आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, लोगों की तो तवज्जो हमारे पर होती है, हर शख्स हमारे तरफ मुतवज्जो होता है ऐब देखने के लिए, बुराई देखने के लिए, उसको प्ले अप करने के लिए, बैक बाइटिंग करने के लिए। और अगर हमारा अपनी तरफ ध्यान होगा तो तकवा तो कहते इसी को। और जिस घड़ी आप अपनी तरफ ध्यान रखेंगे उसकी सूरत हाल यकीन बहुत मुख्तलिफ होगी, और यही हमें करने की ज़रूरत है। आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। प्रेजेंटेशन आप देने के लिए आते हैं तो दो चीज़ें जहन में रखनी है। एक तो पहले प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कहिए साथ वाले को, है जी। बाद में अपने आप को तैयार करना है। कुछ लोग होते हैं कि खुद बड़े तैयार हो जाते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार ही नहीं होती,
वो काम नहीं करना। अच्छी तरह प्रेजेंटेशन तैयार करके, उसकी मश्क करके, उसकी प्रैक्टिस करके फिर आप बने, सवरें, सजें और फिर आप तशरीफ ले आए। और जब आप यहां पर आप आके खड़े हों तो फिर आप कहें, जैसे मैंने आप सर से कहे थे, आप रूल करें स्टेज के ऊपर। वो स्टेज आपका है, हुक्मरानी होनी चाहिए आपकी वहां पर। और हुक्मरानी का मतलब क्या है? वो एतमाद होना चाहिए। और वो एतमाद कैसे आएगा? जब तैयार होंगे दोनों तरह से, फिर फर्क पड़ेगा। और इंटरव्यू में जब आपका सवाल अगला मुकम्मल कर ले, उसके बाद जवाब दें, और उतना जवाब दें जितना सवाल था। और अगर आप उससे ज्यादा जवाब देना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब आप एक और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने इंटरव्यूअर के साथ कि वो इस एरिया में एक्सप्लोर कर सकते, वो फिर उसी पर आपसे सवाल करना शुरू कर देगा। और ये चीजें मुझे देखने को मिली जब हम 3 लोग बैठे हुए थे। तो अगर मैंने कोई सवाल किया, उस सवाल के जवाब में उसने एक ऐसा नुक्ता दे दिया, मैम ने उचक लिया, मैम ने फौरन उस पर सवाल कर लिया। एंड आई वाज नोटिसिंग दैट कि वो उस जवाब से सवाल ले रहे थे। उठते बैठते चलते फिरते अपने आप से सवाल करते रहे अपने शोबे से मुताल्लिक, और उन्हीं सवालों का जवाब खुद को देते रहे कि अगर ये वाला सवाल है तो मुझे इस तरतीब से ये बात पेश करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंटरव्यूअर के साथ कभी नहीं उलझें, क्योंकि पहले तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज्यादा तैयारी की और ट्रेनिंग की जो जरूरत है वो इंटरव्यू लेने वालों को है, कि उन्हें जरूरत है। देखिए साहब, इल्म का तजुर्बा तो हो सकता है, इंफॉर्मेशन का तजुर्बा तो हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू में बिहेवियर होता है कि आप सामने बैठने वाले को कितना एहतराम दे रहे हैं, कितना उसकी इज्जत कर रहे हैं, कितना उसका ख्याल रख रहे हैं। आप उसे एहतराम अगर उस दिन दे देते हैं तो आपने बता दिया कि आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है। आपने उसे बता दिया कि वो कितना अहम पुर्जा है। अगर वो नहीं भी है तो कितना अहम है, और अगर है भी तो कितना अहम है। उनको तो करना चाहिए। लेकिन जो बरस से एक काम कर रहे हों एक ही तरीके से, वो अपने आप को तजुर्बाकार समझ के इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। तो इंटरव्यू आपके इल्म का और आपके इंफॉर्मेशन का टेस्ट तो होता है, सो होता है, साथ ही साथ वो टेस्ट किस चीज का होता है? आप दिखते कैसे हो और अपनी बात को पेश कैसे करते हो। आप उस एतबार से उस चीज को देखने करने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे अल्लाह के करम से। ये वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जिसने गुज़श्ता 76 साल से हर बार जर्नलों को, फौजी आमरों को, उनकी हुक्मरानी को, उनके मार्शलाओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया, आइन में तरमीमें की। और फिर चंद साल पहले एक जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन भी दी, और बाद में अवाम के सामने उस वक्त की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और उसके बाद उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी, नवाज शरीफ साहब की नून लीग और पीपल्स पार्टी, उन सब ने मिल के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन जो उस वक्त दी थी, बाद में आवाम के सामने वो शर्मिंदगी का इज़हार करते रहे, इसे अपनी गलती कहते रहे। मगर यही लोग आज सारे एक बार फिर बशमूल PTI, जनरल मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से एक नया कानून मंजूर किया है, जिसमें उनकी जो टेन्योर थी, मौजूदा टेन्योर, उसमें 2 साल का इजाफा कर दिया गया है। ये शायद मौजूदा आर्मी चीफ के लिए ही नहीं, हर आने वाले आर्मी चीफ के लिए ये कानून मंजूर किया गया है। मगर ये जो कानून मंजूर किया गया है 3 साल के टेन्योर से बढ़ा के अब 5 साल कर दिया गया है, इसके पीछे भी ये तमाम सियासी जमातें बशमूल PTI शामिल हैं, भरपूर अंदाज से शामिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने अचानक ही एक पटारी से ये एक बिल निकाला, और बहुत कम मुद्दत में जब बज़ाहिर PTI वाले जजों की तादाद में इजाफे के खिलाफ शोर शराबा कर रहे थे, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वो बिल जेब से निकाल के पढ़ना शुरू किया, और इस असम्बली ने वो बिल उस शोर शराबे में मंजूर कर लिया। बाद में जब PTI के लोगों से हमने पूछा कि क्या आपको इस बिल की आपने मुखालफत की, या आपका क्या पार्टी की पॉलिसी थी कि इस बिल की मुखालफत करनी है या नहीं, तो PTI के जो अरकान असम्बली थे वो भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। खुद चेयरमैन जो PTI हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उनसे भी जब पूछा गया कि PTI की क्या पॉलिसी थी, तो उन्होंने भी इस सवाल के से जान छुड़ाने की कोशिश की, और मतीउल्लाह जान MJ TV से जो